अध्याय 119 पूर्वाग्रह। हालांकि दर्शकों में फुसफुसाहट से पहले ली ज़ेन के अगले कदम ने भी उन्हें चौंका दिया। सुंदर लड़के ने मेइशू में एक उज्ज्वल मुस्कान दी और मीठी कहा, मेइशू, फिर मैं भी आपकी अच्छी खबर की प्रतीक्षा करूंगा। ऐसा कहने के बाद वह सीधे लुयान के पीछे सीट पर बैठ गया। एक पल में स्कूल में तो सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाले लड़के अब मेइशू के शिविर में खड़े थे। झोली इतना गुस्सा था कि उसने लगभग अपने नाखूनों को अपने मांस में खोदा, लेकिन मेइशू उदासीन रहे। ऐसा लगता था कि उसके आसपास होने वाली हर चीज का कोई महत्व नहीं था। मैंने आपको जीतने नहीं दिया, मैं निश्चित रूप से जीत जाऊंगा, झोली ने आत्मविश्वास से घोषणा की और वह सबसे पहले ऊपर जाकर पियानो के सामने बैठी थी। वह जिस टुकड़े को प्रदर्शन करने जा रही थी वह मधुर और सुखदायक था, जो उसने स्कूल में खुद के लिए बनाई गई छवि के साथ अच्छी तरह से फिट किया था। उसके उत्कृष्ट पियानो कौशल के साथ संयुक्त, यहाँ तक कि जो छात्र संगीत नहीं समझते थे वे बता सकते थे कि उनकी तकनीक कितनी उत्कृष्ट थी। झाओ मिन दर्शकों में बैठे सुनने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। झोली के खेलने के बाद उसे स्वाभाविक रूप से दर्शकों से एक बहरा तालियां मिली, लेकिन उसने अपने सिर को हल्के से हिलाया। झोली के प्रदर्शन से असंतुष्ट प्रतीत होता है। स्कूल में एक अन्य संगीत शिक्षक हुशिन ने झाओ मिन की निराशा को देखा और उत्तेजक रूप से मुस्कुराते हुए कहा, क्या ऐसा सुंदर पियानो संगीत भी शिक्षक झाओ के कान कृपया नहीं हो सकता है। उसकी आवाज सुनकर झाओ मिन ने उसकी भौहें निकाल दी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि वह और हुशिन कभी भी साथ नहीं हुए थे और वह दुश्मनी के बारे में जानती थी कि हुशिन ने उसके प्रति उसके पास थी। हुशिन हमेशा उसे ईझोंग में हेड पियानो शिक्षक के रूप में बदलना चाहता था, लेकिन उसके कौशल झाओ मिन के बराबर नहीं थे, इसलिए वह स्कूल प्रशासन द्वारा पदोन्नत नहीं किया जा सकता था। इसलिए हुशिन ने झाओ मिन को अपनी तरफ एक कांटा माना। इसके अलावा उसने सुना था कि हुशिन प्रतियोगिता से पहले झोली की अचानक उपस्थिति के पीछे था। हुशिन ने देखा कि झाओ मिन ने जवाब नहीं दिया, इसलिए उसने ठंड से कहा, चलो शिक्षक झाओ को उसकी राय दे दो। अब जब झाओ ली की लोकप्रियता अधिक थी तो एक बार झाओ मिन ने उसके बारे में नकारात्मक बात की, वह संभवतः छात्रों के बैकलैश का सामना करेगी। इसके अलावा झाओ मिन ने सुना था कि मेइशू, जो व्यक्तिगत रूप से उसके द्वारा चुना गया था, पियानो बिल्कुल नहीं खेल सकता था। यदि झोली ने प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व किया और अच्छे परिणाम प्राप्त किए तो हुशिन का नाम मुख्य शिक्षक की स्थिति पर लिखा जाएगा। इस उपलब्धि के साथ हुशिन झाओ मिन को बदलने में असमर्थ होने से नहीं डरता था। जैसे ही हुशिन ने बोलना समाप्त किया, हर कोई झाओ मिन पर गिर गया, यहाँ तक कि स्कूल के नेताओं ने उसे गंभीरता से देखा। झाओ मिन को पता था कि वह इससे बच नहीं सकती है और केवल खड़े हो सकती है और मंच तक चल सकती है। उन्होंने एक पेशेवर रवैया रखा और टिप्पणी की, झोली की शीत संगीत की समझ सटीक है और उनके प्रदर्शन के दौरान लगभग कोई गलती नहीं थी। यदि यह एक क्रेडिट परीक्षा थी तो मेरा मानना है कि वह आसानी से स्तर 10 प्राप्त कर लेगी। इस कथन को सुनकर दर्शक और भी उत्साहित हो गए। कुछ लोग वेन मियाओ को उसकी दिशा में भड़काने में मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन वे लुयान और ली ज़ेन दोनों से घबरा गए और डर से बाहर निकल गए। बस जब उन्हें लगा कि मेइशू को फिर से मंच पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है तो झाओ मिन का स्वर बदल गया। हालांकि झोली और मेंगयू दोनों एक घातक दोष साझा करते हैं, मुझे उनके प्रदर्शन के दौरान उनसे कोई भावना महसूस नहीं हुई। एक पियानो वादक के रूप में कोई भी मशीन की तरह शीत संगीत नहीं खेल सकता है। एक औपचारिक प्रतियोगिता में भावनाओं की यह कमी उनके और वास्तविक स्वामी के बीच एक अंतर बनाने के लिए पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। अब झोली के पक्ष में दर्शक शांत नहीं रह सकते। झाओ मिन के मूल्यांकन ने भावुकता के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी और कुछ लोग असहमत थे। शिक्षक, मैं भी पियानो सीख रहा हूँ। हालांकि मेरा पियानो कौशल झोली के रूप में अच्छा नहीं है, मैं बता सकता हूँ कि शीत संगीत के बारे में उसकी समझ कितनी सटीक है। जिस भावनाओं को उसने टुकड़ा में उकसाया वह उतनी ही दूर से दूर थी जितना आपने कहा था। उद्धरण चिन्ह। ये खंडन अधिकांश छात्रों के साथ प्रतिध्वनित हुआ। वास्तव में उनमें से अधिकांश टुकड़े के गहरे अर्थ को नहीं समझ सकते थे, लेकिन वे आंख बंद करके मानते थे कि झोली सबसे अच्छा था। इसके अलावा कुछ छात्र जो पियानो खेल सकते थे वह भी झोली की रक्षा के लिए खड़े थे। झाओ मिन ने उस छात्र की ओर रुख किया जिसने बात की और दृढ़ता से कहा, मैंने कहा कि वह शीत संगीत से परिचित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी भावनाएं उसके पियानो कौशल के समान स्तर तक पहुंच सकती हैं। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप मेइशू की व्याख्या को सुन सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। यह मेइशू के प्रति एक स्पष्ट पूर्वाग्रह था, जैसे कि वह झोली से बेहतर था, है ना? नीचे दिए गए छात्र अब झाओ मिन और मेइशू के बीच संबंधों के बारे में अनुमान लगा रहे थे। आखिरकार वे जानते थे कि झाओ मिन हमेशा अतीत में मेंगयू के शौकीन थे और अब वह मेइशू के लिए इतना उच्च संबंध दिखा रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मेई परिवार के साथ एहसान करने की कोशिश कर रही थी? जितना अधिक वे इसके बारे में सोचते थे उतना ही वे इस संभावना को महसूस करते थे। जिन छात्रों ने पहले झाओ मिन का सम्मान किया था अब उन्हें तिरस्कार के संकेत के साथ देखा।
एक शिक्षक जो स्वाभाविक रूप से निष्पक्षता प्राप्त नहीं कर सकता है, वह छात्रों को मना नहीं कर सकता है। हु शिन ने उत्साह के साथ मेई शू और झाओ मिन के बारे में छात्रों की अपमानजनक टिप्पणियों को सुना और एक विजयी मुस्कान उसके होठों पर खिली गई। बस इंतजार करो और देखो, वह निश्चित रूप से झाओ मिन को एहसास कराएगी कि N0.1 हाई स्कूल में हेड पियानो शिक्षक होने के लिए कौन अधिक उपयुक्त था। अध्याय 120 सुस्त राग। ठीक है, प्रिंसिपल ने आखिरकार छात्रों की बकवास को रोकने के लिए बात की। उसने मेई शू को देखा और जब वह अपने कार्यालय में थी तो उसे आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उनकी आंखों में एक मुस्कान का संकेत था, जैसा कि उन्होंने कहा, यह आपकी बारी है। आप शिक्षक झाओ से इस तरह की प्रशंसा प्राप्त करने वाले पहले छात्र हैं। मैं आपके प्रदर्शन को देखने के लिए भी उत्सुक हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसके बगल में हु शिन झाओ मिन के लिए प्रिंसिपल के उच्च संबंध को देख सकता था और वह इतनी जलन थी कि वह चाहती थी कि वह अपने दांतों को टुकड़ों में पीस सके। हालांकि उसने कुछ भी नहीं कहा और बस मेई शू को तिरस्कारपूर्ण आंखों से देखा। मेई शू ने हु शिन की टकटकी लगाई, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि हु शिन को उसके प्रति इतनी दुश्मनी क्यों थी, क्योंकि वह हु शिन से पहले कभी नहीं मिली थी। हालांकि ये चीजें उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। मेई शू ने इसके पीछे के कारणों की जांच करने की जहमत नहीं उठाई और बस मंच पर शांति से कदम रखने से पहले प्रिंसिपल और झाओ मिन को सिर हिलाया। जैसा कि हुआ, झोली एक ही समय में मंच से नीचे आ रहा था और दोनों ने एक दूसरे को ब्रश किया। मेई शू ने झोली के स्नेह को सुना। उसने ये सुना लेकिन नाटक नहीं किया। पियानो के सामने कुर्सी पर आत्मविश्वास से बैठे उसने अपने आसन को समायोजित किया, एक गहरी सांस ली, लेकिन उसके हाथ तुरंत चाबियों पर नहीं उतरे। अगर उसकी माँ को पता था कि वह किसी दिन स्पॉटलाइट के तहत पियानो का प्रदर्शन करेगी तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होगी। दुर्भाग्य से दर्शक मेई शू के चेहरे में दुख नहीं पड़ सकते थे। उन्हें लगा कि वह बस डर रही है और खेलना शुरू करने की हिम्मत नहीं कर रही है। कुछ ने उसका भी उपहास करते हुए कहा, यदि आप जानते थे कि आप इस तरह से समाप्त हो जाएंगे तो पहली जगह में परेशान क्यों हैं? हार को जल्दी स्वीकार करना और अपने आप को शर्मिंदगी को बचाने के लिए बेहतर होगा। मैं बहुत उत्साहित हूँ। एक मेई शू और शिक्षक झाओ मिन को चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। देवी झोली आज रात जीतने के लिए बाध्य है। उद्धरण चिन्ह। आवाजें बढ़ गईं और दर्शकों में गिर गईं। झोली ने मंच की ओर अहंकार देखा। अब ये स्पष्ट रूप से प्रदर्शन करने के लिए मेई शू की बारी थी, लेकिन नीचे उसके लिए कोई चेयर नहीं था। झोली वास्तव में जानना चाहते थे कि मेई शू इस समय क्या महसूस कर रहे थे। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी श्रेष्ठता में रहस्योद्घाटन कर पाती, एक गहरी और चुंबकीय आवाज ने हस्तक्षेप किया, मेई शू, बस खुद बनो। अपनी क्षमताओं में विश्वास करो। पूरा स्थल चुप हो गया। लू यान के शब्दों में शिक्षकों की टिप्पणियों की तुलना में अधिक प्रभाव था। अराजक दृश्य कुछ ही समय पहले अचानक मौन हो गया। झोली को इतना जलन हो रही थी कि उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने लगभग शीत संगीत को उसके हाथ में कुचल दिया। हु शिन ने ये देखने के बाद उसे धीरे से दिलासा दिया, चिंता मत करो, मेई शू, निश्चित रूप से आपके लिए कोई मैच नहीं होगा। झोली ने थोड़ा सिर हिलाया और अपने नाराजगी को मंच की ओर घुमाया। मेई शू लू यान की दिशा में थोड़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान अतीत के लिए एक गहरे लगाव के साथ थी। लू यान के पीछे ली ज़ेन ने भी उसे खुश करने के लिए उत्साह से लहराया। मेई शू ने इसे देखा, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं किया। पियानो प्रतियोगिता जीतने के लिए कृपया कार्य पूरा करें और विशेषताओं को आकर्षित करने का मौका प्राप्त करें। अच्छा, सिस्टम के कार्य को आखिरकार घोषित किया गया। मेई शू ने अब समय बर्बाद नहीं किया और अपनी 10 उंगलियों को स्थिति में रखा। फिर वे धीरे से पियानो कीज पर उतरे। उसने जो टुकड़ा चुना वह मधुर और कोमल था, जैसे कि एक प्रेमी एक के कान में फुसफुसा रहा था। कभी कभी मीठे रूप से प्यार की कहानियों को बता रहा था, कभी कभी भावुकता से एक शाश्वत व्रत घोषित करता था। उसकी उंगलियों के हर आंदोलन ने एक सुंदर और चलती कहानी निभाई, जिससे लोग गर्मजोशी के विभिन्न क्षणों में थे। जब टुकड़ा समाप्त हो गया तो मेलोडी हवा में घिर गई। किसी को मेई शू के तैयार प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देने में कई मिनट लगे। इस बार आयोजन स्थल में कोई चुप्पी नहीं थी, लेकिन मेई शू के पियानो कौशल में दर्शकों के विस्मय को व्यक्त करते हुए तालियां पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। तो यह इमोशन झाओ मिन ने पियानो के टुकड़े में बात की थी। यह इतना मनोरम था कि लोग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन चाहते थे कि मेई शू एक और टुकड़ा खेलें। लंबे समय तक ये प्रिंसिपल था जिसने पहले ताली बजाना शुरू किया और अन्य लोगों ने सूर का पालन किया। यहाँ तक कि अगर वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे तो उन्हें ये कहना था कि मेई शू के पियानो कौशल वास्तव में झोली से बेहतर थे और झोली कभी भी मेई शू की गति के साथ नहीं पकड़ सकते, भले ही वह अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित कर दे। वेन मियाओ को इतना स्थानांतरित कर दिया गया था कि उसकी आंखों में आंसू बह गए थे और उसकी तालियां इतनी उत्साही थी कि उसके हाथ लाल हो गए और उसने रुकने से इनकार कर दिया। तालियां धीरे धीरे कम होने से पहले पूरे 10 मिनट तक चली। इससे पहले कि झाओ मिन अपने मूल्यांकन को देने के लिए आ सके, प्रिंसिपल सबसे पहले बोलने वाले थे, अच्छी तरह से योग्य थे। वास्तव में
यह अच्छी तरह से योग्य था। इस प्रतियोगिता के बाद सभी ने एक बात को समझा, ये था कोई भी पियानो प्रतियोगिता में नोआई हाई स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए मेइशू से अधिक उपयुक्त नहीं था। वे प्रतियोगिता स्थल पर मेइशू के प्रदर्शन के लिए भी उत्सुक थे, यह मानते हुए कि यह उनसे और भी अधिक यादगार होगा जो उन्होंने अभी देखा था। भीड़ में कुछ लोग पहले से ही उस प्रतियोगिता में दर्शक बनने के तरीकों की तलाश कर रहे थे। किसी ने चिल्लाया कि अभी भी टिकट उपलब्ध थे और सभी छात्रों ने टिकट खरीदने के लिए अपने फोन निकाले। झोली का चेहरा आयरन ग्रे हो गया क्योंकि वह अपनी सीट पर बैठी थी, मंच पर उदासीन मेइशू को जमकर घूर रही थी। ये कैसे हो सकता है? मेइशू पियानो कैसे खेल सकता है और इसे इतनी अच्छी तरह से खेल सकता है? वह इतने सालों से ग्रामीण इलाकों में थी और उसे वर्षों में एक पियानो को नहीं छुआ था। उसके बगल में बैठा व्यक्ति हुशिन एक समान रूप से दुखी अभिव्यक्ति थी। अब हुशिन आखिरकार समझ गया कि झाओ मिंग क्यों इतना निश्चित था कि मेइशू जीत जाएगा। ये पता चला कि यह उत्कृष्ट प्रतिभा पहले से ही झाओ मिन द्वारा खोजी जा चुकी थी। अध्याय 121 करिश्मा कौशल कार्ड। लानत है, वह फिर से झाओ मिन से हार गई। हुशिन ने झुंझलाहट में झोली में देखा। ये लड़की बस बेकार थी। वह ग्रामीण इलाकों की एक लड़की से भी तुलना नहीं कर सकती थी। झो परिवार की तथाकथित कुलीन महिला कैसे थी? उसके पास उसके पियानो कौशल के बारे में दावा करने के लिए गाल है। हुशिन ने धोखा दिया और एक शब्द कहे बिना अंधेरा हो गया। झोली को और भी शर्म महसूस हुई। अतीत में वह अपनी अपार लोकप्रियता में आधारित थी, लेकिन अब उसे सिर्फ अपमान का डंक लगा। लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि मेइशू के प्रदर्शन ने अभी भी उसके लिए विसर्जन की भावना ला दी है। लेकिन वह कैसे स्वीकार कर सकती थी कि मेइशू वास्तव में उससे बेहतर था? उसने अपना सिर दूर कर दिया और लुयान की मुस्कान विशेष रूप से चमकती हुई लग रही थी। उसका दिल अचानक कस गया और उसे अपनी नाक में एक खटास महसूस हुई। रोना चाहता था। मेइशू पहले से ही मंच से नीचे आ चुके थे और उसके पास चले गए। अचानक मेइशू बाहर पहुंचा और झोली के कंधे पर अपना हाथ रखा। ये सिर्फ एक पियानो प्रतियोगिता है, रोने की जरूरत नहीं है ना? झोली ने अपना सिर अचानक घुमाया उससे दूर और उसकी आवाज सुस्त लग रही थी। कौन रो रहा है? तुम्हारी किस आंख ने मुझे रोते हुए देखा? ठीक है, जो भी आप कहते हैं। मेइशू ने अपना हाथ हटा दिया। उसके होंठ थोड़ा घुमावदार हो गए। आपके पियानो कौशल या तो खराब नहीं है। यदि आप भविष्य में फिर से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो मुझे आपका साथ देने में खुशी होगी। बोलने के बाद झोली की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना मेइशू सीधे लुयान की दिशा की ओर बढ़े। उसके दिमाग में सिस्टम संदेश प्रसारित कर रहा था। मेजबान को पूरी तरह से कार्य पूरा करने के लिए बधाई, आपको एक कार्ड खींचने का मौका मिला है। क्या एक पूर्ण पूरा होने से मुझे एक अतिरिक्त कार्ड ड्रॉ नहीं देना चाहिए? सिस्टम उसकी बेशर्मी के आदी लग रहा था और दृढ़ता से शब्द का जवाब दिया, कार्य पुरस्कार तय हो गए हैं और सिस्टम के पास उन्हें बदलने का कोई अधिकार नहीं है। कृपया एक कार्ड बनाएं। जैसे ही आवाज गिर गई, उसके सामने नीले रंग की एक पंक्ति दिखाई दी। मेइशू ने अपने कदमों को रोक दिया और लापरवाही से एक को अपनी आंखों से उठाया। 1 महीने के कूलडाउन समय के साथ स्किल कार्ड करिश्माएं प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। कौशल को सक्रिय करने के बाद उपस्थित सभी लोगों को मेजबान के लिए एक बढ़ता हुआ शौक होगा। सभी लोग। मेइशू के होंठ घुमावदार हो गए और उसके दिल ने हिलाया। ये कौशल दिलचस्प है। क्या मैं इसे अब सक्रिय कर सकता हूँ? होस्ट किसी भी समय कौशल का उपयोग कर सकता है, लेकिन कृपया याद दिलाएं कि कूलडाउन समय अपेक्षाकृत लंबा है और आप इसे कूलडाउन अवधि के दौरान फिर से उपयोग नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में मैं इसे अभी सक्रिय करूंगा। वह सिर्फ ये देखना चाहती थी कि बढ़े हुए शौक का क्या प्रभाव पड़ेगा। उसे लग रहा था कि कुछ दिलचस्प हो सकता है। करिश्माएं कौशल सक्रिय हो गया है। आपकी ओर मौजूद सभी लोगों का शौक काफी बढ़ जाएगा। आप मौखिक और गैर मौखिक कार्यों के माध्यम से उनके शौक को बढ़ाते रह सकते हैं। प्रभाव 1 मिनट तक रहता है। 1 मिनट। सिस्टम, आप अधिक से अधिक कंजूस हो रहे हैं। मेइशू मदद नहीं कर सकता, लेकिन टिप्पणी कर सकता है। सिस्टम ने उसे सुनने का नाटक नहीं किया। मेइशू ने एक पल के लिए सोचा और उसके शरारती पक्ष ने फिर से पदभार संभाला। वह अचानक दर्शकों की सीटों के गलियारे में खड़ी हो गई, अपना पैर उठाया और उसके बगल में खाली कुर्सी को लात मारी। तुरंत एक जोर से शोर था और लोहे की कुर्सी को सीधे टुकड़ों में लात मारी गई थी। हर कोई इस दृश्य को विस्मय में देखता था, जिसमें प्रिंसिपल और शिक्षक शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि शिक्षकों में से कोई भी नाराज नहीं था, इसके बजाय उनकी आंखें उज्ज्वल हो गईं। प्रिंसिपल ने प्रशंसा की, मेइशू को नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। उसके पास शानदार ताकत और पियानो कौशल दोनों हैं। वह वास्तव में प्रतिभाशाली है। हाँ, वह एक नायिका की तरह है। मेइशू वास्तव में हमारी कक्षा का छात्र है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो एक साधारण व्यक्ति कर सकता है। अन्य छात्र, जो अभी भी सदमे में थे, मेइशू की अंतहीन प्रशंसा करने लगे। ये बहुत अच्छा है।
मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि मेरा दिल उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया है, अब से वह मेरी देवी होगी। उद्धरण चिन्ह। मेइशू बहुत अच्छा है। केवल वह हमारे स्कूल की स्कूल बैले बनने की हकदार है। मेइशू, मुझे देखो। निरंतर चीखें हवा में भर गईं। मेइशू ने एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति के साथ एक भान उठाया। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी दांव जीता है। ये कौशल वास्तव में उपयोगी था, यहाँ तक कि अगर उसने गलती की, समय सीमा के भीतर न केवल उसे दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे एकमत प्रशंसा भी मिलेगी। वह प्रसन्न महसूस कर रही थी, लेकिन अचानक उसने उसके पीछे दो तीव्र गजों को महसूस किया, उसकी पीठ को घूरते हुए। मेइशू जम गया। उसे आखिरकार याद आया कि वह अभी क्या भूल गई थी। शर्मनाक रूप से उसने अपना सिर पीछे कर दिया और देखा कि लू यान और ली जेन उसे घूरते हुए घूरते हैं। अरे नहीं, क्या यह हो सकता है कि इन दोनों को पहले से ही उसके लिए कुछ शौक था और कौशल ने बस उस शौकीन को असीम रूप से बढ़ाया? क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों अब उसे पसंद करते हैं? वह तब भी चिंतन कर रही थी जब लू यान पहले ही आ चुके थे। ली जेन की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई, लेकिन वह बिना पीछे हटने के भी उसकी ओर चला गया। गलियारे संकीर्ण था, जिससे केवल एक व्यक्ति को गुजरने की अनुमति मिली। जब वे मेइशू पहुंचे तो दोनों एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार लग रहे थे। मेइशू, अरे नहीं, ऐसा लग रहा था कि वह अनजाने में खुद को परेशानी में डाल चुकी थी। तुम लोग शांत हो जाओ, हम सभी अच्छे दोस्त हैं। मेइशू अजीब तरह से मुस्कुराया, दोनों के बीच ब्रूइंग संघर्ष को रोकने की कोशिश कर रहा था। लू यान ने ली जेन को एक चकाचौंध दे दी, फिर अपनी आंखों में एक मुस्कान के साथ मेइशू की ओर रुख किया। शुए, आपने आज वास्तव में अच्छा खेला। मेरी जगह पर एक उत्सव पार्टी होने के बारे में कैसे? मेरे पास परिवार के शेफ आपके पसंदीदा व्यंजन तैयार करेंगे। ली जेन भी आगे आए और सुझाव दिया, उनकी जगह पर जश्न मनाने के लिए क्या है? मुझे एक रेस्तरां में भोजन के लिए व्यवहार करने दें। अध्याय 122, सामूहिक विलोपन। यह अच्छा नहीं था, ये दोनों ड्रग किए जाने की तरह थे। मेइशू ने अपने मंदिरों को संकट में डाल दिया, बार बार उसके दिमाग में सिस्टम का जप किया। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्या मेरे द्वारा अभी उपयोग किए गए कौशल के प्रभाव को पूर्ववत करने का कोई तरीका है? एक बार कौशल सक्रिय हो जाने के बाद ये पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। हालांकि बाकी आश्वासन दिया, कौशल प्रभाव पहले ही समाप्त हो चुका है। यदि मेजबान अपने शौक को बढ़ाना जारी नहीं रखना चाहता है, तो बस ऐसे कार्यों को करने से बचना चाहिए जो उनके शौक को बढ़ाएंगे। ठीक है, मेइशू ने एक आह भरी और दोनों को एक विनम्र लेकिन दृढ़ स्वीकृति दी। क्षमा करें, मेरे पास आज रात की योजना है, इसलिए मैं इसे नहीं बना सकता। शायद अगली बार। बोलने के बाद उसने सभागार को अकेला छोड़ दिया, दोनों को निर्णायक बैकव्यू के साथ छोड़ दिया। ली जेन और लू यान को अचानक उसके द्वारा खारिज कर दिया गया और भी अधिक नीचे महसूस किया। जैसे ही वे उदास महसूस कर रहे थे, गड़गड़ाहट का एक फ्लैश उनके दिमाग से गुजर रहा था। वे अचानक अपने होश में आ गए और एक दूसरे को विस्मय में देखा। वे मेइशू के साथ जश्न मनाने का इरादा रखते थे, लेकिन उन्हें इस बार अपने दिलों में कुछ अलग महसूस हुआ। मेइशू की अस्वीकृति के साथ वे अचानक पहले की तरह निराश महसूस नहीं करते थे। उन्होंने एक दूसरे को घृणा के साथ देखा और अलग से छोड़ दिया। पियानो प्रतियोगिता मेइशू की पूरी जीत के साथ समाप्त हुई। नोआई हाई स्कूल के ऑनलाइन फोरम ने प्रतियोगिता में पियानो बजाने वाले मेइशू की तस्वीरों को जल्दी से अपडेट किया और साथ में पाठ सभी प्रशंसा से भरा था। पसंद की संख्या आसमान छूती है और विषय लिन सिटी के अन्य स्कूलों के मंचों पर गर्म हो गया। मेइशू की प्रसिद्धि जंगल की आग की तरह फैल गई। अन्य स्कूल इस बारे में उत्सुक थे कि जब नम हाई स्कूल में इतनी खूबसूरत लड़की थी जो पियानो को इतनी अच्छी तरह से खेल सकती थी। अस्पताल में मेइन्यू अभी जाग गया था और वांग्यू अभी भी अपने बिस्तर से आंसू पोंछ रहा था। मेइन्यू के दिल में बने हुए सभी नाराज थे। जागने के बाद उसने अब आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोचा। वह बस छत पर खाली देखती थी और अपनी मां के लगातार रोने और उसके बिस्तर पर विलाप करने के बावजूद उसके चेहरे ने कोई अतिरिक्त भावना नहीं दिखाई। तकिया के बगल में उसका फोन हिलता रहा। मेइन्यू वांग्यू के रोने से थक गए। अभिव्यक्तिहीन, वह हाथ में अपने फोन के साथ दूसरी तरफ की ओर मुड़ गई, केवल उसे अपनी मां के पास वापस उजागर कर रही थी। मुमू, सावधान रहे कि घाव को न छुएं। वांग्यू ने इस बार रोना बंद कर दिया। वह चिंता के साथ झुक गई, अपनी बेटी के चेहरे पर लटकते हुए बालों को उठाकर ध्यान से निरीक्षण करने के लिए चोट लगी थी। अधीरता से मेइन्यू ने अपना हाथ दूर कर दिया। माँ, मैं ठीक हूँ, पहले खाने के लिए कुछ जाओ। एक का भोजन अभी तक नहीं हुआ था। ये व्यक्ति पूरी सुबह उसकी तरफ से रोया, यहाँ तक कि उसे भोजन तैयार किए बिना भी अपनी खुद की शिकायतों में खो गया। क्या उसे चोट नहीं लगी? आखिरकार वह लगभग मर गई। ये सब मेइशू की गलती है। उसकी जलन के बीच अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुल गया और धीरे से बंद हो गया। वांग्यू ने आखिरकार छोड़ दिया था। कमरा अचानक शांत हो गया। मेइन्यू का सिर, जो उसके रोने से गूंज रहा था, आखिरकार एक पल के लिए आराम कर सकता था। उसने अपना फोन खोल दिया और अपने दोस्तों से कुछ संदेश देखे।
वह शीर्ष पर स्क्रॉल करती थी और पहले संदेश से पढ़ने लगी। ये पता चला कि स्कूल ने मेई शू को झो ली के साथ एक पियानो प्रतियोगिता करने के लिए कहा। तो मेई शू भी आज पूरे स्कूल के सामने खुद को शर्मिंदा करेंगे। मेई शू का चेहरा खोने के बारे में सोचते हुए मेई म्यू की आंखें जलती हैं और वह संदेशों के माध्यम से स्क्रॉल करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। चिंता मत करो, हर कोई इस बार झो ली का समर्थन कर रहा है। कोई भी मेई शू की तरफ नहीं है और हम सभी उसे खुद को मूर्ख बनाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मेई शू को अभी भी नहीं दिखाया गया है। वह डरा हुआ होना चाहिए और नहीं आया। क्या काय है, बाद में मैं मूड सेट करूंगा और सभी को उसका मजाक उड़ाने दूंगा। मेई शू सब के बाद आने की हिम्मत करता है। ओह माय गॉड, लू यान और ली ज़ेन वास्तव में खुले तौर पर उसका समर्थन कर रहे हैं। इन संदेशों को पढ़ने के बाद मेई म्यू की भौहें फुर्ती हुई। ये कष्टप्रद मेई शू ने वास्तव में दोनों पक्षों को खेला। नो आई हाई स्कूल में लड़कों में लू यान और ली ज़ेन सबसे लोकप्रिय थे और उन्हें नहीं पता था कि मेई शू उन दोनों में हेरफेर करने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल करते थे। हालांकि ये सोचकर कि उसके प्रतिद्वंद्वी आज झो ली थे, मेई म्यू को राहत मिली। झो ली की तुलना में लू यान और ली ज़ेन स्वाभाविक रूप से मेई शू से अधिक परिचित थे। इस मामले में मेई शू के लिए उनके समर्थन को अनिच्छा से उचित ठहराया जा सकता है। मेई म्यू ने राहत की सांस ली, उसकी भावनाओं को स्थिर किया और संदेशों को पढ़ना जारी रखा। झो ली निश्चित रूप से जीतने जा रहा है। हम सभी मेई शू के मंच पर जाने और बू किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। उस संदेश के बाद एक और संदेश आने से पहले एक लंबा ठहराव था। मेई म्यू, मुझे खेद है। एक अचानक मेई शू के साथ अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं। चूंकि आपका उसके साथ एक बुरा संबंध है, इसलिए भविष्य में एक दूसरे से संपर्क न करें। क्या? मेई म्यू हैरान था, लगभग बैठ गया। अनजाने में उसने अपना घाव खींच लिया और दर्द ने उसे हौंफ दिया। वे कैसे दोस्त बन सकते हैं? यह एक मजाक होना चाहिए जो उन्होंने उसे उद्देश्य पर भेजा था, है ना? मेई म्यू ने इस पर विश्वास नहीं किया और वापस बुलाया, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए व्यक्ति ने उसे पहले ही अवरुद्ध कर दिया था। क्या चल रहा है? उन दर्जनों या इतने मिनटों के दौरान मेई शू ने क्या किया? इसके तुरंत बाद उसे 10 से अधिक लोगों से एक ही संदेश मिला। हार मानने के लिए उसने एक और सहपाठी को बुलाया जो उसकी सिम्स में से एक था। अप्रत्याशित रूप से उसे एक ही ब्लॉक अधिसूचना मिली। क्या मेई शू ने उन सभी को किसी तरह के जादू में रखा था? अध्याय 123। इसका आनंद लिया। मेई म्यू ये पता नहीं लगा सकता कि क्या हुआ था और अब कोई भी उसे और बताने के लिए तैयार नहीं होगा। विचार में खो गया और अपनी भावनाओं को शांत करने में असमर्थ, वह उन संदेशों पर खाली रूप से घूरता है जो वह अब नहीं भेज सकती थी। उसकी उंगलियां अचानक बंद हो गईं। नहीं, वह बस बैठ सकती है और उसके पतन की प्रतीक्षा कर सकती है। उसने किसी के बारे में सोचा। ये व्यक्ति निश्चित रूप से मेई शू से भी नफरत करता था। झो ली को लगा कि उसकी वर्तमान स्थिति अजीब थी। एक तरफ वह अभी मेई शू पर गुस्से में थी, लेकिन अब उसने केवल मेई शू की पीठ को देखा और उसने वास्तव में खुद को चिल्लाते हुए और मेई शू की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए अपने आसपास के उन आम लोगों की तरह कल्पना की। वहीं दूसरी ओर झो ली ने मेई शू को उसके सामने तिरछे बैठे हुए देखा और फिर बबल चाय में वह पहले से ही सौंपी थी विचार में खो गई। लिली, आपके साथ क्या गलत है? उसके डेस्क मेट ने उसके कार्यों को आश्चर्य में देखा, उसकी बाह की दिशा का अनुसरण किया और मेई शू के नाजुक आंकड़े को देखा। उसकी आंखें तुरंत चल गईं। वह बहुत सुंदर है, क्या आपको नहीं लगता? झो ली, ये सिर्फ हुआ कि वह अब भी यही सोचती है। शायद उनकी बातचीत बहुत जोर से थी और अतिशू ने वास्तव में उसके भौंकने को घेर लिया और उसका सिर घुमाया। झो ली स्पष्ट रूप से उसके दिल को तेज सुन सकता था, जैसे कि वह उसकी छाती से बाहर निकलने वाला था। क्या कोई बात है? मेई शू ने उससे ठंड से पूछा। झो ली ने जल्दी से उसके टकराने से बाहर निकले उसका मन बना लिया और सीधे बबल चाय को उसकी मेज पर रख दिया। मेई शू, मैंने इसे आपके लिए खरीदा है। यदि आप इसे नहीं चाहते हैं तो आप इसे फेंक सकते हैं। मेई शू ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ बुलबुला चाय को देखा, जैसे कि पुष्टि करते हुए कि क्या उसने अंदर कुछ अजीब रखा है। झो ली चिंतित हो गए। क्या आपको लगता है कि मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा? यदि आप इसे नहीं चाहते हैं तो ये ठीक है, लेकिन मुझे इस तरह से अपमानित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, आप गलत समझा। मेई शू उस पर उज्ज्वल मुस्कुराया और पुआल के माध्यम से बुलबुला चाय का एक घूंट लिया। धन्यवाद, ये स्वादिष्ट है। झो ली ने अपने चेहरे पर गर्मी की भीड़ को महसूस किया। हे भगवान, वह पागल होना चाहिए। वह मेई शू के नीच चेहरे से पहली प्रेम जैसी सनसनी कैसे महसूस कर सकती है? लिली, आप इतने अच्छे इंसान हैं। मैंने कभी भी उम्मीद की थी कि आप इतने उदार होंगे। भले ही आप पियानो प्रतियोगिता में हार गए हों, फिर भी आप मेई शू के साथ दोस्ताना हो सकते हैं। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। उसके डेस्क में इतने ईमानदारी से उसकी प्रशंसा की। झो ली की आंखें जलती हैं। ऐसा लगता था कि उसे लोकप्रिय होने का एक और तरीका मिला था, लेकिन इसे मेई शू पर निर्भर रहना पड़ा, जिससे वह असहज हो गई।
हालांकि असहज महसूस करने के बावजूद झोली अपनी मुस्कान को छिपा नहीं सकता था। इस प्रकार कक्षा में सहपाठियों ने पूरी दोपहर को झोली को मेईशू के करीब जाने की पूरी कोशिश करते हुए देखा। जैसे जैसे मेईशू के लिए उनका शौक बढ़ता गया, उन्होंने झोली की एक अच्छी छाप भी विकसित की, इसलिए दोनों को फायदा हुआ। हालांकि झोली के कार्य मेईशू के कौशल के प्रभाव पर सवारी कर रहे थे, लेकिन मेईशू को ऐसा नहीं लगा कि वह हार रही है। आखिरकार आज दोपहर झोली ने स्नैक्स और बबल चाय के साथ अपनी डेस्क को भर दिया। जब मेईशू अपना होमवर्क कर रहा था, किसी ने उसे फेंट लिया और उसे पसीना पोंछ दिया। मेईशू ने वास्तव में इसका आनंद लिया। झोली ने मेईशू को खुश करने के लिए भी कड़ी मेहनत की और इसे महसूस किए बिना वह भावनात्मक रूप से उस पर निर्भर हो गई थी। इसलिए जब शाम को स्कूल छोड़ने का समय आ गया तो झोली को अचानक थोड़ा अनिच्छुक लगा। क्या मैं आप लोगों के साथ जा सकता हूँ? झोली ने हिचकिचाहट से पूछा, लुयान पर नजर डालते हुए जो कक्षा के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था, और फिर मेईशू को देखकर उसकी बांह पकड़ने के लिए बाहर पहुंचा। मेईशू ने सिर हिलाया, जरूर, लेकिन चलो बस स्कूल के गेट पर एक साथ चलते हैं। बाद में लुयान आपको घर ले जा सकता है। क्या आप घर नहीं जा रहे हैं? लुयान ने उत्सुकता से पूछा। मेईशू इस समय लुयान की तरह झोली की आंखों में समान भावनाओं को देख सकते थे। वह मुस्कुराए और समझाया, मेरे पास अभी भी कुछ करना है, इसलिए मैं अभी के लिए वापस नहीं गया। आप दो एक दूसरे के करीब रहते हैं, इसलिए एक साथ क्यों न जाएं? चूंकि उसने कहा कि लुयान स्वाभाविक रूप से कुछ और नहीं कह सकता है, वे तीनों परिसर में सामंजस्यपूर्ण तरीके से चले गए और कुछ अनजाने दर्शकों ने उन्हें आश्चर्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देखा। ये बहुत अजीब है, झोली मेईशू के इतने करीब कब बन गया? उनके बीच क्या हो रहा है? क्या वे एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। सभी तरह से उन तीनों के बारे में फुसफुसाते हुए लोग थे। अंत में जब वे स्कूल के गेट पर पहुंचे तो उनमें से तीनों ने भाग लिया। मेईशू सीधे नोट पर पते पर गए। समय सार का था, वह आज हैकिंग कौशल सीखना शुरू करना चाहती थी। जैसे जैसे आकाश धीरे धीरे अंधेरा हो गया, टैक्सी एक दूरस्थ और उजाड़ जगह पर पहुंची। यदि मेईशू हर समय नेविगेशन नहीं देख रहा था तो उसे संदेह हो सकता है कि टैक्सी चालक उसे एक दूरदराज के क्षेत्र में ले जाने की कोशिश कर रहा था। जब वह अपने गंतव्य पर पहुंची तो ये पहले से ही अंधेरा था। उसने मेईयू को बुलाया कि वह उसे बताए कि वह पढ़ाई करने और बाद में लौटने के लिए स्कूल में रहेगी। फिर उसने जल्दी से फोन को लटका दिया और उसके सामने प्राचीन और पुराने दरवाजे की घंटी बजाई। यह विला ऐसा लग रहा था कि इसे बाहर से कभी भी पुनर्निर्मित नहीं किया गया था और याद मातम से भर गया था। मेईशू ने काफी समय तक इंतजार किया, इससे पहले कि वह एक क्रैकर साउंड के साथ दरवाजा खुला सुने। उसकी दृष्टि में भयानक और ठंडी आंखों की एक जोड़ी थी। तुम किसे ढूंढ रहे हो? भयावह रूप से यह आदमी एक फिल्म में एक पिशाच जैसा दिखता था। अध्याय 124। मेयान गायब हो गया। मेईशू ने पूरी तरह से बात की, मास्टर इट्स मी मेईशू। किसी कारण से मेईशू को लगा कि जिस क्षण आदमी ने उसके शब्दों को सुना, उसके चेहरे पर उदासी तुरंत साफ हो गई। एक संतुष्ट मुस्कान दिखाने से पहले उस आदमी ने उसे कुछ समय के लिए ऊपर नीचे देखा और उसे अंदर जाने के लिए एक तरफ कदम रखा। वन ने कभी भी एक और प्रतिभाशाली लड़की को इसके बाद दिखाई देने की उम्मीद नहीं की थी। ये काफी आश्चर्यजनक है। दरवाजा अंत में पूरी तरह से खुल गया और चमकदार इलेक्ट्रॉनिक रोशनी ने मेईशू को सहज रूप से उसकी आंखों को संकीर्ण कर दिया। उसकी आंखों को चमक में समायोजित करने के बाद उसने उन्हें पूरी तरह से खोल दिया। अप्रत्याशित रूप से ये दुनिया के नंबर 1 हैकर का कमरा था। हर जगह उसने देखा ऑपरेशन में मॉनिटर थे। प्रत्येक स्क्रीन स्वचालित रूप से जटिल कोड चला रही थी। मेईशू यह विश्वास नहीं कर सकता है कि कोई व्यक्ति एक साथ इतने सारे कंप्यूटरों और कार्यक्रमों को नियंत्रित कर सकता है। उसका मुंह विस्मय में गिरा। मेईशू की प्रतिक्रिया को देखकर आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा और गर्व से कहा, हैरान हूँ। जब तक आप मुझसे ठीक से सीखते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आप भविष्य में जो कुछ भी करते हैं वो करने में सक्षम होंगे। नहीं, उस आदमी ने अपनी आंखें दी इस लड़की के कामों के बारे में सोचते हुए जिसका उल्लेख किया गया था, और उसकी आंखों में एक चमक चमक गई। आप मेरी कल्पना से परे भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। मास्टर, मैं अभी भी आपका नाम नहीं जानता। मेईशू ने आदमी की पहचान के बारे में सम्मानपूर्वक पूछा। वह आदमी थोड़ा मुस्कुराया और उसके पीछे कांच के कैबिनेट की ओर इशारा किया, ट्रॉफी से भरा। वे मुझे जीनियस एफ कहते हैं। बधाई हो महत्वपूर्ण हैकर एफ को जानने के लिए और हैकिंग सीखने की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए मास्टर। कृपया तकनीकी कार्य को पूरा करें और स्वतंत्र रूप से परीक्षा प्रणाली का एक सेट लिखें। सिस्टम की घोषणा को सुनकर मेईशू ने आश्चर्यचकित हो गए। उसने अभी तक तकनीकों को सीखना भी शुरू नहीं किया था और सिस्टम पहले से ही इस तरह के उच्च कठिन कार्य जारी कर रहा था। ऐसा लगता था कि इस कौशल में महारत हासिल करना वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण था। मेईशू ने एफ का पीछा किया और शाम को 10 बजे तक सीखा और उसे विदाई देने से पहले उसे सीखा।
नए ज्ञान को अवशोषित करने की उसकी गति इतनी तेज थी कि एफ को संदेह था कि उसके मस्तिष्क में एक कंप्यूटर है। यहाँ तक कि जब मेई शू ने कहा कि वह छोड़ना चाहती थी तो वह शिक्षक के रूप में अभी भी थोड़ा अनिच्छुक लगा। मेई शू को पढ़ाने से उन्हें उपलब्धि का एक बड़ा अर्थ दिया गया। हालांकि अपनी अनिच्छा के बावजूद एफ ने उसे जाने दिया। विदाई से पहले उन्होंने संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया और सहमति व्यक्त की कि एफ मेई शू को ऑनलाइन कक्षाएं दे सकता है। आखिरकार एफ को कोई चिंता नहीं थी कि मेई शू को समझ में नहीं आएगा। सीखने के लिए उसकी बुद्धिमत्ता और उत्साह के साथ भले ही वह ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल हुई, वह कभी भी सुस्त नहीं होगी। यह मेई शू के लिए बहुत अधिक सुविधाजनक था। आखिरकार उसे अभी भी मेई यू के सामने एक अच्छी छात्रा के रूप में अपनी छवि बनाए रखने की जरूरत थी। वह हर दिन देर से घर नहीं आ सकती थी। आज वह काफी देर से घर पहुंची, लेकिन सौभाग्य से मेई यू अस्पताल में मेई म्यू की देखभाल करने में व्यस्त थी और अभी तक वापस नहीं आई थी। जब स्टीवर्ड झाओ यान ने मेई शू को देखा तो यह ऐसा था जैसे उन्होंने अपनी रीढ़ को फिर से हासिल कर लिया हो। वह चिंतित रूप से भाग गया और कहा, मिस युवा मास्टर मेई यान अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैंने अभी मास्टर को फोन किया है, लेकिन वह बहुत व्यस्त है। मिस मेई म्यू के साथ कुछ हो रहा है। मैंने पहले से ही कई लोगों को उसकी तलाश के लिए भेजा है, लेकिन अभी भी कोई खबर नहीं है। हाल ही में मेई यान के मामलों को मेई शू द्वारा ध्यान दिया गया था और सौभाग्य से मेई यान ने उनकी बात सुनी। परिवार ने लंबे समय तक इस छोटे से बव्वा के बारे में चिंतित नहीं थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मेई शू बस एक दिन के लिए देर से घर आया और युवा मास्टर मेई यान लापता हो गए, जिससे वे सभी बहुत चिंतित हो गए। अतीत में मेई यान पहले लापता हो गया था, लेकिन वांग यू और मेई म्यू की इच्छा है कि मेई यान हमेशा के लिए गायब हो जाए, इसलिए भले ही लोगों को उसे खोजने के लिए भेजा जाए, किसी ने वास्तव में उसके बारे में परवाह नहीं की और अंत में इसे अनसुलझा छोड़ दिया जाएगा और वे केवल युवा मास्टर मेई यान को अपने दम पर लौटने के लिए इंतजार कर सकते थे। लेकिन किसी कारण से झाओ यान ने महसूस किया कि इस बार मेई यान का लापता होना बहुत ही असामान्य था, जैसे कि यह पिछले समय से अलग था। मैं समझता हूँ, मैं बाहर जाऊंगा और अब उसकी तलाश करूंगा। मेई शू ने अपना बैकपैक नीचे रखा और भाग गया। वह पहली बार मेई यान के स्कूल में गई थी, लेकिन ये पहले से ही कैंपस में अंधेरा था, इसलिए मेई यान को अभी भी स्कूल में होने की संभावना नहीं थी। उसने सुरक्षा गार्ड के साथ पूछताछ की, लेकिन स्कूल के गेट की रखवाली करने वाले बुजुर्ग व्यक्ति को मेई यान की बहुत अधिक छाप नहीं थी। यह आश्चर्य की बात नहीं थी। स्कूल में बस बहुत सारे बच्चे थे और जब तक उस दिन कुछ बहुत खास नहीं हुआ, तब तक प्रत्येक बच्चे को याद रखना उसके लिए मुश्किल था। सुराग पूरी तरह से काट दिया गया था। बस जब मेई शू एक नुकसान में था तो उसने अचानक हैकिंग तकनीकों के बारे में सोचा जो उसने आज रात सीखी थी, जिससे उसे आत्मविश्वास मिला। उसने अपना फोन खोला और थोड़ा अपरिचित आंदोलनों के साथ कोड की एक स्ट्रिंग में प्रवेश किया, अपने फोन पर एक ट्रैकिंग प्रोग्राम स्थापित किया। फिर उसने मैप पर मेई यान के स्थान को बंद कर दिया। वह वास्तव में स्कूल से दूर एक छोटी गली में नहीं था। वह बच्चा देर रात ऐसी जगह पर क्या कर रहा था? मेई शू को लगा कि कुछ अमिस था और जल्दबाजी में नक्शे पर स्थान की ओर भाग गया। निश्चित रूप से दूरी में मेई शू ने बच्चों के एक समूह की आवाज सुनी। आपको जिंक्सन कैंडी देने के लिए किसने कहा? क्या आपके पास उसके लिए भावनाएं हैं? यह आदमी हमेशा एक ठंडा चेहरा पहनता है, ये सोचकर कि वह मेई परिवार का युवा मास्टर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हम आपके परिवार के व्यवसाय के बारे में सब कुछ जानते हैं। आप सिर्फ एक अवांछित बीस्टार्ड हैं। आप मेरे सामने होने का नाटक कर रहे हैं। फिर से कहना। मेई यान ने गुस्से में अपनी मुट्ठी जकड़ ली। अध्याय 125, समय पर बचाव। एक मोटी आवाज वाला छोटा लड़का उत्तेजक रूप से चिल्लाता है, तो क्या होगा अगर एक फिर से यह कहते हैं? आप सिर्फ एक बीस्टार्ड हैं, एक माँ से पैदा हुए हैं, लेकिन एक के द्वारा नहीं उठाया है। यहाँ तक कि अगर हम आज रात आपको मौत के लिए पीटते हैं, तो कोई भी आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। मेई यान ने अपने निचले होंठ को अपमानित किया, गुस्से से जलते हुए आंखों से लड़के को देखा। आपको ये शब्द मुझे कहते हुए पछतावा होगा। आप किसे धमकी दे रहे हैं? मेई यान के शब्दों को सुनने के बाद आसपास के लड़के हंसी में फट गए और समूह के नेता ने भी हंसते हुए अपना पेट पकड़ लिया। हमारे छोटे युवा गुरु हमें एक सबक सिखाना चाहते हैं। क्या आप मानते हैं कि मैं अकेले ही आपकी देखभाल कर सकता हूँ? वह पूरी तरह से डींग मार रहा था। एक ही उम्र के बच्चों में वह काफी मांसपेशियों में था और कक्षा में लड़के सभी उससे डरते थे। धीरे धीरे वो लड़कों का नेता बन गया। वह स्कूल में डोमिनरी से अभिनय कर रहा था और किसी ने उसे धता बताने की हिम्मत नहीं की। लेकिन मेई यान को गर्व था और वे इन लोगों के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वह हमेशा अपने पक्ष में एक कांटा रहा था। अब उन्हें आखिरकार मेई यान को सबक सिखाने का मौका मिला। किसने मेई यान को उस लड़की से संपर्क करने की हिम्मत करने के लिए इतना अंधा होने दिया? खैर, फिर उसे विनम्र न होने के लिए दोषी मत करो। मेई यान क्रोध के साथ विस्फोट करने वाले थे। यद्यपि वह अपने साथियों की तुलना में बहुत पतला और कमजोर था, लेकिन उसने पहले कभी किसी को इस तरह से नीचे नहीं देखा था।
मेई यान ने गुस्से में अपने दांतों को जकड़ लिया और इन लड़कों के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़े। वे एक चीज के बारे में सही थे, टन भले ही उसे पीट पीट कर मार डाला गया हो, उसके परिवार को परवाह नहीं होगी। आखिरकार अतीत में वह पहले गायब हो गया था, बहुत देर तक बाहर रहा, लेकिन किसी ने भी उसे देखने की जहमत नहीं उठाई। मेई यान ने कभी भी दूसरों पर भरोसा करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन इस समय उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि वह अचानक मेई शू से चूक गए थे। परिवार के सभी सदस्यों में केवल उनके बड़े भाइयों और बड़ी बहन ने उनकी परवाह की। क्या उसकी बहन उसे देखने के लिए आएगी अगर उसे पता चला कि वह अभी तक वापस नहीं आया है? लेकिन वास्तविकता स्पष्ट रूप से उसे बहुत अधिक सोचने की अनुमति नहीं देगी। उस क्षण में जब मेई यान लड़के को पंच करने वाला था, कई लड़कों ने पहले ही उसे घेर लिया था। उन्होंने मेई यान की बाहों को पकड़ लिया, जिससे वह स्थानांतरित करने में असमर्थ हो गया और वह केवल देख सकता था कि लड़के की मुट्ठी उसके पेट को मारने वाली थी। अचानक एक पतला आकृति कोने से बाहर निकल गई। उसने उस लड़के को लात मारी जो अपने भाई को एक पंच से मारने वाला था और फिर जल्दी से दूसरों के साथ निपटा, जिससे मेई यान को उसके पीछे से खींच लिया। क्या तुम लोग मेरे छोटे भाई को बदमाशी कर रहे हो? मेई शू ने अपनी आंखें संकुचित कर दी, यह महसूस करते हुए कि ये बटरे जो एक धड़कन के हकदार थे, वास्तव में एक सबक सिखाने की जरूरत थी। वे बहुत छोटे थे और फिर भी वे पहले से ही जानते थे कि अपने सहपाठियों को कैसे धमकाया जाए। जब वे बड़े हुए तो कौन जानता था कि वे किस तरह की अपमानजनक काम करेंगे। क्या तुम उसकी बहन हो? मजबूत लड़के ने अपने पेट को ढक दिया क्योंकि वह कठिनाई के साथ जमीन से उठ गया। उन्होंने मेई शू को आकार देने के लिए केवल एक आंख खोलने की हिम्मत की। ये कल्पना करना कठिन था कि मेई यान की बहन इतनी दुर्जय हो सकती है। जब उसने उसे मुक्का मारा तो ये तब और भी दर्दनाक था जब उसके भाई ने उसे मारा। लड़का जानता था कि अगर वे सभी एक साथ हमला करते हैं तो वे मेई शू को नहीं हरा सकते। उन्होंने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया और कहा, इसे भूल जाओ, आज देर हो चुकी है और मैं घर जा रहा हूँ। मेई यान, एक और दिन खेलते हैं। वहीं रुके। मेई शू ने उन्हें ठंड से देखा और एक गंभीर और ठंडी अभिव्यक्ति के साथ लड़के की बांह को पकड़ते हुए अपना रास्ता अवरुद्ध कर दिया। मेरे भाई से माफी मांगे या आप में से कोई भी आज यहाँ से नहीं निकलेंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करो। लड़के ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वह अपने दोस्तों के सामने चेहरा खो चुका था। उन्होंने जमीन पर जोर से थूक दिया और तिरस्कारपूर्वक कहा, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप जल्दी से जाने दें। अन्यथा जब एक शुरू होता है तो एक आप जैसी कमजोर महिला को कोई दया नहीं दिखाती है। आप जैसी कमजोर महिला को कोई दया नहीं दिखाओ। क्या इस छोटी बव्वा को पता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था? मेई शू ने अपनी बांह पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और अपनी मुट्ठी मार दी। उसके पो ने एक चिलिंग साउंड बनाया क्योंकि वह थोड़ा बढ़ गई थी। आप कैसे लड़ना चाहते हैं? चूंकि आपके परिवार ने आपको ठीक से शिक्षित नहीं किया है, इसलिए मैं उनके लिए ऐसा करूंगा। आप क्या करने जा रहे हैं? इस समय मेई शू की अभिव्यक्ति बहुत भयावह थी और लड़का डर गया और वापस कदम रखा। हालांकि उसके गौरव ने उसे खुद को रोक दिया और उसने सिर्फ एक रक्षात्मक मुद्रा अपनाई। थोड़ा कांप रहा था। जो बच्चे नहीं सुनते हैं उन्हें अनुशासित करने की आवश्यकता है, मेई शू ने कहा। अचानक नीचे झुक गया और सीधे लड़के को अपनी बाहों में बंद कर दिया, जबरदस्ती अपनी पैंट को नीचे खींच लिया। उनके सभी संघर्ष एक बिल्ली खरोंच के रूप में कमजोर लग रहे थे। दूसरों को चौंका दिया गया, यहाँ तक कि मेई यान ने आश्चर्य में कहा, बहन। मेई शू ने उस पर नजर डाली और कहा, मेरे भाई से माफी मांगे या मैं आपको सभी के सामने यहीं पर ले जाऊंगा। क्या तुमने मुझे कैसे चकमा दिया? लड़के ने अपना सिर घुमाया और उसके साथ दहाड़ दिया। मेई शू ने उसे चेहरा नहीं दिया। उसने अपने नितंबों को बल के साथ थप्पड़ मारा और ठंड से कहा, माफी मांगो या क्या आप स्पैंक करते रहना चाहते हैं? मैंने माफी नहीं मांगी। लड़का जानता था कि संघर्ष निरर्थक था, इसलिए उसने विरोध करने का त्याग किया, लेकिन उसने अभी भी हठपूर्वक अपने दांतों को जकड़ लिया। भले ही आंसू उसके चेहरे को नीचे कर रहे थे, लेकिन उसने आसानी से देने से इनकार कर दिया। अध्याय 126 डीप सिबलिंग बॉन्ड। मेई शू ऐसे बच्चों से निपटने में कुशल थे। ये देखते हुए कि वह अवज्ञा कर रहा था, उसने अपना हाथ उठाया और अपने नितंबों को फिर से मुश्किल से थप्पड़ मारा। लड़के के नितंब तुरंत लाल और सूज गए। आपको पता होना चाहिए कि मेई शू की वर्तमान ताकत के साथ ये कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं था अगर वह अपने नंगे हाथों से एक मेज को कुचल सकती है। भले ही उसने जानबूझकर कुछ बल वापस रखा हो, फिर भी यह एक औसत व्यक्ति से अधिक मजबूत था। दर्द ने लड़के को आंसू में गिरा दिया क्योंकि वह चिल्ला रहा था, आप मुझे धमका रहे हैं। आप पहले से ही बड़े हो गए हैं, फिर भी आप अभी भी एक बच्चे को बदमाशी कर रहे हैं। जब एक बच्चा कुछ गलत करता है तो उन्हें वयस्कों द्वारा दंडित किया जाएगा जब तक आप एक अच्छी तरह से व्यवहार करने वाले बच्चे नहीं बन जाते जो जानते हैं कि उनकी गलतियों को कैसे ठीक किया जाए। मेई शू ने अपने नितंबों को फिर से थप्पड़ मारा और कहा, मेरे भाई से माफी मांगे। मैं माफी मांगता हूँ, एक माफी मांगता हूँ। लड़का अब इसे सहन नहीं कर सकता था,
उसके नितंब इतने दर्दनाक थे कि वह शायद ही कुछ महसूस कर सके। मेइशू ने अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला कर दिया। लड़के ने उससे नीचे रेंगने का मौका लिया और जल्दी से अपनी पैंट को खींच लिया। उसकी छोटी मुट्ठी उसके किनारों पर कसकर कस गई। अनिच्छा से वह शर्म की भावना के साथ मेईयान तक चला गया और कहा, क्षमा करें। जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने अभी भी मेईयान को देखने से परहेज किया, जैसे कि इस तरह उनकी माफी को सीधे मेईयान पर नहीं माना जाएगा। लेकिन मेइशू ने उसे उससे दूर नहीं होने दिया। वह आगे बढ़ी, लंबी खड़ी हो गई और ऊपर से लड़के को देख रही थी। आप किससे माफी मांग रहे हैं? मेइशू द्वारा कास्ट की गई छाया ने अचानक लड़के को ढक दिया। लड़का लगभग आंसू बहा रहा था और शर्मिंदगी में अपना सिर नीचे कर दिया। इस बार उन्होंने मेईयान का सीधे सामना किया और कहा, मुझे खेद है, यह अधिक पसंद है। ठीक है, अब देर हो चुकी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके घर चलूं? मेइशू ने कृपया पूछा। हालांकि लड़के ने इसकी सराहना नहीं की। वह एक गुस्से वाले चेहरे के साथ भाग गया, केवल दूर से चिल्लाने की हिम्मत कर रहा था, तुम लोग मेरे लिए इंतजार कर रहे हो। एक दिन मेरे पास तुम्हारे साथ एक निर्णायक लड़ाई होगी। एक निर्णायक लड़ाई? क्या एक बच्चे के शब्दों पर भी भरोसा नहीं कर सकता? मेइशू ने असहाय रूप से कई काय बच्चों को देखा जो धमकी देने के बाद छोड़ दिए थे। उसने अपने भाई को गले लगा लिया। उसका चेहरा गर्व से भर गया। लेकिन आप एक अच्छे लड़के हैं, यान। बड़ी बहन मेईयान आखिरकार अपने टकराने से अपने होश में वापस आ गए। उसने अपना सिर उठाया और मेइशू पर गहराई से देखा। उसकी अभिव्यक्ति सुनना और अत्यधिक हैरान थी। आप कैसे आए? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ था? मेइशू मुस्कुराया और धीरे से उसके सिर को छुआ। ये देर हो चुकी है और आप अभी तक घर नहीं आए थे। निश्चित रूप से मुझे चिंता होगी तो एक आपको खोजने के लिए स्कूल के पास आने के बारे में सोचा। सौभाग्य से मैंने आपको पाया। क्या तुम्हें चोट लगी? मेइशू की कोमल चिंता का सामना करते हुए मेईयान ने अचानक अपना सिर नीचे कर दिया और उसकी त्वचा उसके गाल से उसके कानों तक पूरी तरह से लाल हो गई। मैं ठीक हूँ बहन। अगर भविष्य में एक अचानक गायब हो जाता है तो क्या आप मेरी तलाश में आएंगे जैसे आपने अभी किया था? उद्धरण चिन्ह। मेइशू को थोड़ा अचंभित कर दिया गया था। यह नहीं समझ रहा था कि उन्होंने अचानक ऐसा सवाल क्यों पूछा, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद वह समझ गई। अतीत में जब वह घर पर नहीं थी, मेइजिंग और अन्य लोग शायद ही कभी वापस आए थे। केवल मेईयान को घर पर अकेला छोड़ दिया गया था। शायद वांग यू और मेई म्यू को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह कहाँ गया था या वह किस समय वापस आया था जैसे उसने किया था। हालांकि यह बच्चा दबंग और मजबूत गहरा लग रहा था, लेकिन उसने अपने परिवार का ध्यान आकर्षित किया। मेइशू ने नर्म किया और उसके सिर को नीचे गिरा दिया। दोषी महसूस किया जैसे उसने उसे गले लगा लिया। बेशक, चाहे आप कितने भी पुराने हो जाएं, चाहे आप कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं। बड़ी बहन आपको ढूंढेगी और आपकी अच्छी तरह से बचाएगी, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचाता है। मेईयान ने अपने निचले होंठ को काट दिया। मेइशू की बाहों में घोंसला बनाते हुए उसके चेहरे को गर्म कंधे में दफन कर दिया, जिससे उसके आंसू गिरने से रोका जा सके। मेइशू ने उसे आराम दिया और उसे एक कैंडी दी, जिसे उसने घर के रास्ते में सिस्टम से आदान प्रदान किया था। फिर दोनों एक साथ घर लौट आए। जब वे पहुंचे तो मेइयू सोफे पर बैठे थे और कंपनी के दस्तावेज पढ़ रहे थे। दरवाजे पर ध्वनि सुनकर उसने तुरंत देखा। मेईयान, यहाँ आओ। मेईयान थोड़ा डर गया था और मेइशू के पीछे छिपाना चाहता था। हालांकि मेइयू पहले से ही अपने इरादों के माध्यम से देख चुके थे और एक मजबूत स्वर के साथ कहा, यहाँ आओ। पिताजी, क्या हुआ? मेइशू ने मेईयान का नेतृत्व करने की पहल की, लेकिन मेईयान को डरने से रोकने के लिए उसने उसे उसके पीछे संरक्षित रखा। उनके गहरे भाई बहन के बंधन को देखकर मेइयू ने हल्के से आहें भरी। अभी मेईयान के शिक्षक ने आपकी चाची वान को फोन किया। उन्होंने कहा कि मेईयान और स्कूल में एक लड़की करीब हो रही है, इसलिए हम माता पिता के रूप में सतर्क रहना चाहिए और उसे इतनी कम उम्र में डेटिंग शुरू नहीं करना चाहिए। यही कारण होना चाहिए कि वह छोटा लड़का आज रात परेशानी की तलाश में आया था। मेइशू ने अपना सिर नीचे कर दिया और चुपचाप मेईयान की राय उसकी आंखों से पूछा। मेईयान ने धीरे से उस पर अपना सिर हिलाया। मेइशू समझ गया कि उसका क्या मतलब है। उसने अपना सिर थपथपाया और कहा, ऊपर जाओ और अपना होमवर्क खत्म करो। मैं पिताजी से बात करूंगा। मेईयान, जो एक पल पहले अपनी बहन के लिए प्रशंसा से भर गया था, H2। बहन, क्या आप नहीं देख सकते कि अब ये किस समय है? क्या बच्चों को जल्दी बिस्तर पर नहीं जाना चाहिए? बहुत सारी चीजें होने के बाद वह अभी भी मुझे होमवर्क करने के लिए याद करती है। लेकिन आयशू का इस समय उसे बंद करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार मेईयान ने अभी हाल ही में समय पर अपना होमवर्क पूरा करने की अच्छी आदत विकसित की थी। अगर वह एक छोटे से मामले के कारण आधा छोड़ देता है तो वह अगली बार वो की बुरी आदत विकसित कर सकता है। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।